हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, आज से हम आपके लिए एक नई सीरीज लेके आए हैं। जी हाँ दोस्तों, जितने भी अभ्यर्थियों ने दिल्ली पुलिस का फॉर्म भर रखा है तो आप अपनी तैयारी कर ही रहे होंगे, उसमें कोई भी शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम भी आपकी तैयारी में आपके साथ आगे चलना चाहते हैं और इसी क्रम में दोस्तों आपके लिए हम दिल्ली पुलिस के लिए मैथ के मॉक टेस्ट की सीरीज हम लॉन्च कर रहे हैं। दोस्तों, डेली बेसिस पर आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें 15 क्वेश्चन रहेंगे एज टू लेटेस्ट पैटर्न दिल्ली पुलिस पर। दोस्तों 15 क्वेश्चन मैथ के दिल्ली पुलिस में आने हैं तो 15 क्वेश्चन की हम यहां पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, जहां से भी आप तैयारी कर रहे हैं, आप इन मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो हर क्वेश्चन पर वीडियो को पॉज कीजिए, पहले आप सोल्व कीजिए और आखिरी में बताइए कि 15 में से आपने कितने आंसर सही किए हैं। दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपने 15 में से कितना स्कोर यहां पे लिया है। दोस्तों ठीक है, और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों ठीक है, क्योंकि आपको पता है मैं बिल्कुल सादी वीडियो बना रहा हूं, किसी प्रकार का हमारी वीडियो पे कोई भी आडंबर आपको दिखाई नहीं देता, बिल्कुल व्हाइट बोर्ड होता है और मैं होता हूं। दोस्तों ठीक है, तो आपका काम है सपोर्ट करने का, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन पेपर हम सोल्व कर रहे हैं जिसमें 15 क्वेश्चन हम ले रहे हैं, 15 क्वेश्चन आने होते हैं। दोस्तों तो पहला क्वेश्चन है, जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेष 29 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 8 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा। दोस्तों तो मैं आपको यहां पे छोटा सा कंसेप्ट देना चाहूंगा कि जो संख्या होगी वो क्या होगी। मान लीजिए कोई संख्या x है, कह रहा है कि इसमें 56 का भाग देते हैं तो शेष है वो 29 प्राप्त होता है। ठीक है, कोई संख्या है, मान लीजिए ये कोई संख्या है, जब इस संख्या को आप 56 से भाग दे रहे हो तो शेषफल क्या बच रहा है दोस्तों, 29 बच रहा है। तो आपका कुछ ना कुछ कोसेंट भी आया होगा, भागफल भी आया होगा, मान लेते हैं x आया होगा। तो आप मुझे बताइए संख्या क्या होगी। तो संख्या होगी भाजक गुणा में भागफल प्लस में शेषफल, यानी कि संख्या होगी 56x प्लस में 29। यही तो होगी दोस्तों, अरे जो संख्या होगी वो यही तो होगी, 56x प्लस में 29। दोस्तों अब कह रहा है इस संख्या को यदि 8 से भाग दें तो क्या शेष बचेगा। तो दोस्तों आप यहां पे देख पा रहे 56 तो 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो ही जाएगा, तो आपको सीधा किस में भाग देना है, 29 से। यानी मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि सवाल में आपसे पूछा गया है, आपको देख क्या रखा है, 56 से भाग दिया, पहले कितने से भाग दिया, 56 से, शेष कितना बचा, 29 से। अब कितने से भाग दिया रहा है, 8 से, तो पूछ रहा है शेष क्या बचेगा। तो आप ये देखिए जो 56 है जिससे पहले संख्या में भाग दिया गया, क्या वो इस 8 का मल्टीपल है, क्या इस 8 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, बिल्कुल। तो आप डायरेक्ट शेष में ही 8 का भाग दीजिए, तो 8 या 24 कितना बचेगा दोस्तों, 5 शेष बच जाएगा। यानी कि अगर ये 56 जिससे पहले भाग दिया गया है, कोई भी सवाल आपसे आगे पूछा जाएगा, देखिए कि पहली संख्या जिससे भाग दिया गया क्या वो दोबारा दी जाने वाली संख्या का मल्टीपल है। अगर ऐसा है तो डायरेक्ट आपको रिमाइंडर से ही भाग देना है और जो आंसर आएगा, जो शेष बचेगा, वही आपका आंसर आएगा। तो इस सवाल का आंसर क्या आएगा दोस्तों, 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, यदि संख्या 5 4 3 2 x 7, 5 4 3 2 x और 7 9 से भाग जाती है तो स्टार के स्थान पे कौन सा अंक होगा। दोस्तों तो भाई स्टार के स्थान पे कौन सा अंक होगा, इसके लिए आपको पता होना चाहिए 9 का भाजकता का नियम। और 9 का भाजकता का नियम यह है कि किसी भी संख्या का डिजिटल सम 0 या 9 होना चाहिए, या फिर हम ये कहें कि कोई संख्या 9 से तभी भाग जाएगी जब संख्या के अंकों का योग भी 9 से भाग जाए। ठीक है दोस्तों, तो हम यहां पे देख रहे हैं ये संख्या क्या है, 5 4 9 3 12 2 14 और 7 21। दोस्तों क्या 21 9 से भाग जाएगी, नहीं। तो 21 में कितना जोड़ें कि ये 9 से भाग चली जाए, तो आप कहेंगे सर 21 में अगर 6 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी 27, और 27 9 से भाग जाते हैं, यानी स्टार के स्थान पे क्या आएगा, 6 आएगा। एक तो तरीका ये है डिटेल। दूसरा तरीका है डिजिटल सम। तो डिजिटल सम का मतलब 7 2 9 हट गया, 5 4 9 हो गया, 3 में कितना जोड़ें कि 9 हो जाए, तो आप कहेंगे सर 6, तो आंसर क्या आएगा, 6 आ जाएगा।
ठीक है, 9 का भाज्यता का नियम। ठीक है भाई, तो आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। कह रहा है कि घड़ी बेचते समय एक दुकानदार 5% की छूट देता है। यदि वह 7% की छूट दे तो उसे 15 रुपए का लाभ कम मिलता है, तो घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा? तो जाहिर सी बात है, जब उसने छूट 5% से 7% की, तो उसको 15% कम, यानी 15 रुपए का लाभ कम हुआ। यानी जब उसने डिस्काउंट में 2% की इंक्रीजिंग की, तो लाभ में 15 रुपए की कमी आ गई। यानी 2% बराबर है कितने के? 15 के। और क्रय या अंकित मूल्य कितना माना जाता है? 100%। तो आप मुझे बताइए, अगर 2% बराबर है 15 रुपए के, तो आप मुझे बताइए 100% कितने के बराबर होगा? तो ये 100% 2 का कितना गुणा है दोस्तों? 50 का। 50 गुणा है कि नहीं है? तो 15 को 50 से गुणा करेंगे, 750 रुपए इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते अगले सवाल पर। अगला सवाल भी मैं यही समझा देता हूं। ए और बी की आयु 3:1 के अनुपात में है। 15 साल बाद आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा, तो वर्तमान आयु क्या है? या तो इस सवाल को x से कर लो या डायरेक्ट कर लो। मैं x से बता देता हूं। मान लीजिए उनकी आयु है 3x और 1x। 15 वर्ष बाद तो दोनों की उम्र 15-15 बढ़ेगी। कितना अनुपात हो जाएगा? 2:1। तो ये तो सेम रहेगा, 3x प्लस में 15, ये तो सेम रहेगा, ये 2 से गुणा हो जाएगा, तो 2x प्लस में 30 हो जाएगा। ये 2 इधर आएगा, x बराबर कितना जाएगा? 15, क्योंकि 15 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो एक आदमी की उम्र अगर 15 है, हमने आयु क्या मानी है? x और 3x, तो दूसरे कितनी हो जाएगी? 45। तो जो आयु आएगी वो आएगी 45 और 15, यानी ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है? डायरेक्ट ऑप्शन में पुटअप करके देख लो। ठीक है, सभी में रेशियो 1:3 का दे रखा है। 3:1 का है, देखो 45-15, 15-45, 3:1 का है। 21-7, 30-10, 60-20, तीनों चारों ऑप्शनों में 3:1 का अनुपात है। लेकिन आप ये काम कीजिए, 15-15 जोड़कर देखिए, क्या ये अनुपात 2:1 रह जाएगा? तो केवल ऑप्शन ए में ही 15 जोड़ने पर होता है 60 और 30, तो 30 और 60 2:1 का रेशियो है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट भी कर सकते हो आप। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, जरा गौर फरमाइए, वीडियो को पॉज कीजिए और चेक कीजिए कि क्या आपको ये सवाल आता है। क्या नहीं आता तो हम समझा रहे हैं, अगर आता है तो आपकी तैयारी जबरदस्त है। सवाल यह है कि 3 टैंकरों में क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर डीजल है। ऐसे पात्र की अधिकतम क्षमता कितनी होगी जिससे तीनों पात्रों के डीजल को पूरी तरह से मापा जा सके? हमारे पास 3 टैंक हैं दोस्तों, ए, बी और ये सी, 3 टैंक हैं। इसमें 403 लीटर जो आपका डीजल है, इसमें 434 है, इसमें 465 लीटर है। हमें एक ऐसा जग चाहिए, हमें एक ऐसा जग चाहिए जिससे हम पेट्रोल डालते हैं ना पेट्रोल पंप पे, एक ऐसा जग चाहिए जिससे तीनों को बराबर बराबर मापा जा सके। यानी हमें जग बदलने की आवश्यकता ना पड़े, बराबर इक्वल रूप में माप सके। तो दोस्तों जब यहां पे इस प्रकार का सवाल आता है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल देना है, मतलब कि एचसीएफ निकाल देना है। अब एचसीएफ निकालने के आपके पास बहुत सारे तरीके होंगे, कोई भाग दे रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा। मैं आपको डायरेक्ट और सिंपल सा तरीका बताता हूं एचसीएफ निकालने का। क्या तरीका है? आपके पास 3 संख्याएं हैं, 403, 434 और 465। आपको जो नजदीकी संख्या दिख रही है ना, आपको जो भी नजदीकी संख्या दिख रही है उनका अंतर लीजिए। तो क्या ये दोनों नजदीकी संख्या नहीं है? 403 है और 434 आपको पता है नजदीकी है। अंतर कितना है? 31। कितना आया? 31 आया। अब आपको ये चेक करना है क्या 31 से तीनों संख्याएं डिवाइड हो रही हैं, क्योंकि एचसीएफ का मतलब वो छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूरा पूरा भागे, छोटी से छोटी नहीं, बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूरा पूरा भाग दे दे दोस्तों।
तो आपको ये चेक करना है क्या 31 इन तीनों को डिवाइड कर रहा है, तो देखिए 31 को भाग देंगे, 31 एक कम 31, 31 93 जाएगा। यहां पे 31 एक कम 31, 31 चौका 124, यहां पे जाएगा 31 एक कम 31, 31 पंजे, ठीक है। यानी कि ये संख्याएं 31 से पूरा पूरा भाग जा रही हैं, तो आपका आंसर यही आएगा 31 लीटर के एक पात्र की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर अगर 31 से भाग, मान लीजिए दो संख्याएं गई और तीसरी ना जाए तो अगर कोई संख्या 31 से भाग नहीं जा रही है तो इससे छोटा फैक्टर देखिए, 31 से छोटा फैक्टर देखिए, बात आ रही समझ में। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहना चाहूं कि भाई 8 और मान लीजिए 24 और मान लीजिए 42, इनका एचसीएफ क्या आएगा? तो आपको पता है इनका जो अंतर है, नजदीकी संख्याओं का आप अंतर लीजिए, तो नजदीकी संख्या यहां पे कौन सी है? 18 का अंतर है, यहां पे आपको 16 का अंतर लग रहा है, तो ये 16 हमने मान लीजिए एचसीएफ ले लिया। अब 16 से तो कोई भी डिवाइड नहीं हो रही, तो 16 से जस्ट छोटा फैक्टर लीजिए, 8 आएगा। 8 से आपको पता है ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन 42 तो डिवाइड नहीं हो रहा, तो 8 से जस्ट छोटा 4 से देखिए तीनों भाग जा रही है क्या? 4 भी नहीं जा रही, तो 2 से जा रही है क्या? बिल्कुल, तो 2 ही इनका एचसीएफ होगा। बात आ रही समझ में? इस प्रकार से डिटेल में अगर पढ़ना है तो हमारे पेड कोर्स में आ जाना, कभी आए तो, अभी तो है नहीं पेड कोर्स हमारा भी, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? 31 लीटर। डायरेक्ट करने का तरीका मैंने बता दिया है। अगला क्वेश्चन है, एक कार 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से किसी यात्रा को 10 घंटे में पूरा करती है, उसकी गति कितनी बढ़ाई जाए ताकि यही दूरी वह 8 घंटे में तय करे? दूरी क्या है? कांस्टेंट। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम और स्पीड एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी जिस रेशियो में आपने टाइम को घटाया है, 10 से 8 किया है, स्पीड क्या हो जाएगी? 8 से 10 हो जाएगी। तो यहां पे टाइम का रेशियो हुआ है 10 से 8, यानी इसको मैं लिख सकता हूं 5 से कितना हुआ है? 4। तो स्पीड आपको करनी पड़ेगी 4 से 5। पहले स्पीड कितनी थी? 48 किलोमीटर पर आवर। 48 से 4 का कितना गुणा है? 12, तो इसको भी 12 गुणा कर दीजिए। अब उसको स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर करनी पड़ेगी, यानी जो कार 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किसी गंतव्य पर 10 घंटे में पहुंच रही थी, अगर उसको 8 घंटे में पहुंचाना है तो उसकी स्पीड हमें 60 किलोमीटर प्रति घंटा करनी पड़ेगी। तो पहले स्पीड थी 48, अब है 12, कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी दोस्तों? 12 किलोमीटर पर आवर की आपको वृद्धि करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। मैं आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए मैं स्पीड चल रहा हूं दोस्तों, ठीक है। फिर भी वीडियो लंबी बढ़ जाती है क्योंकि मॉक टेस्ट में समझाना ही पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, यह भी जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो अभी तैयारी आपकी अधूरी है। ठीक है भाई, क्वेश्चन इस प्रकार से है, -√3 प्लस √3 प्लस 8 √7 प्लस में 4√3। ठीक है, तो मैं आपको यहां पे कैसे समझाऊं इस सवाल को? सबसे पहले तो आपको सवाल को अंदर से सोल्व करना है, ठीक है। अब आप इस सवाल को ब्रेक कर लीजिए। सबसे पहली स्टेप में हम सोल्व करेंगे √7 प्लस में 4√3। अब जब अगर आपने हमारा पेड कोर्स लिया होगा, नहीं लिया होगा, तो आपको समझ में भी आएगा। कैसे बताएं आपको, क्योंकि मॉक टेस्ट इतना डिटेल में आपको बताया नहीं जा सकता। केवल इतना कह सकता हूं कि यहां पे जब भी इस फॉर्मेट में आपको सवाल मिलता है तो यहां पे केवल 2 होना चाहिए, 2 से ज्यादा 2 से कम नहीं चलेगा। अगर 2 नहीं भी है तो 2 लेके आइए। यहां पे अगर कोई भी संख्या नहीं है, अगर आपको सवाल इस प्रकार से मिल रहा है 7 प्लस में 4√3 और अंडर है, तो यहां पे 2 चाहिए, ना तो 2 से ज्यादा ना ही 2 से कम। कोई भी मैथ आपको कैसा भी मैथ आता है, आप यहां पे 2 लाइए। तो यहां पे कितना है दोस्तों? 4। मुझे कितना चाहिए? 2। तो मैं जो एक्स्ट्रा 2 है उसको वर्ग के अंदर कर दूंगा, इस 3 के साथ मिला दूंगा। तो भाई जो एक्स्ट्रा 2 है वो वर्ग के अंदर जाएगा। देखिए मान लीजिए मैंने कहा 4, तो 4 का रूट क्या बनेगा? 2। क्यों? क्योंकि 2 गुणा में 2 है। अब अगर मुझे वास्तव में इस 2 को वापस रूट के अंदर करना है तो मुझे कितना करना पड़ेगा? 2 गुणा 2 करना पड़ेगा। बात आ रही समझ में? यानी जो अंदर 2 है, बाहर 2 है, वो 4 होके जाएगा। 5 है वो 25 होके जाएगा, डबल 5 होके। बात आ गई समझ में? तो अगर मुझे यहां पे 2 चाहिए तो यहां पे केवल 2 चाहिए, दूसरा 2 अंदर चला जाएगा, 4 बन के जाएगा। 4 कितना हो जाएगा? 12।
तो मैंने इसको इस प्रकार से मॉडिफाई कर दिया दोस्तों। ठीक है, क्यों कर दिया इसका जवाब अभी मेरे पास नहीं है क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा फिर। अब आपको करना क्या है, 12 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिनका गुणा करें तो 12 आई, जिनको जोड़े तो 7 आई। तो आप कहेंगे सर 4 गुणा में 3, तो इस सवाल का जो डायरेक्ट आंसर है √4 प्लस में √3, केवल इसका। ठीक है, अब देखिए पहली स्टेप में इतना कर दिया, दूसरी स्टेप में हम क्या करेंगे, दूसरी स्टेप में हम लेके आएंगे √3 प्लस में 8। दूसरी स्टेप में थोड़ा सा और मैं इसको अच्छे से कर देता हूं। दूसरी स्टेप में आप 8 का गुणा कीजिए √4 प्लस में √3 से। आपको पता है इसका सॉल्यूशन तो ये आएगा, तो इसकी जगह मैं ये रख रहा हूं, तो 8 का मल्टीपल तो होगा, तो 8 का गुणा 4 में करेंगे तो आएगा 8√4 प्लस में 8√3। ठीक है, यही आएगा। अब देखिए दोस्तों 8√4 है, 8√3 है, तो मुझे यहां पे केवल 2 चाहिए, तो 2 के लिए क्या करूंगा, जो एक्स्ट्रा नंबर है वो अंदर चला जाएगा। ठीक है, यहां आप ये भी कर सकते हो, बाहर अंदर से 2 को बाहर लेके आ सकते हो। ठीक है, तो देखिए आगे यहां पे इसको सोल्व करेंगे, फिर आप यहां पे तीसरी स्टेप में क्या करेंगे, √3 प्लस में 8 √4 प्लस में 8√3 को सोल्व करेंगे। ठीक है, आखिर में √3 आएगा। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं क्योंकि बहुत लंबा सवाल पड़ जाएगा, एडवांस का सवाल है, सर्ड सेंडाइसिस का एडवांस लेवल का सवाल है। अगर आपको डिटेल जानना है तो हमारे पेड कोर्स में आ सकते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पे वीडियो कम से कम आधे पौने घंटे की बन जाएगी। तो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, इसका जो लास्ट में जो फॉर्मेट बनेगा वो √4 आएगा रूट के अंदर, और इसका आंसर आ जाएगा 2। इस सवाल का जो आंसर आएगा 2 आएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि मैंने स्टेप टू स्टेप बताया, ये सोल्व करेंगे, फिर इसको सोल्व करेंगे, फिर इसको √3 के साथ सोल्व करेंगे, फिर इसको बाहर लेके आएंगे, माइनस का √3 प्लस का √3 कट जाएगा, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये 4 बचेगा। क्यों बचेगा, हमारे पेड कोर्स में जानिए। ठीक है भाई, तो इस सवाल का जो आंसर आएगा 2 आएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपको दिख रहा है, अब कह रहा है कि यहां पे एक सवाल दिया हुआ है, 2 संख्याएं हैं, एक है √12, एक है √18, दूसरी संख्या है 2√3 और एक है 2√2। सवाल यह है कि ये जो संख्या है ये इससे कितना अधिक है। तो आप बच्चे √12 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 गुणा में 3 यानी 2√3 लिख सकता हूं इसको। 9 दूनी 18 होता है, तो 3√2 लिख सकता हूं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं। इधर क्या है, 2√3 है प्लस में 2√2 है। अगर दोनों का अंतर लेंगे दोस्तों तो ये तो माइनस का हो जाएगा, ये भी किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो कट ही जाएगा, तो 3 में से इसको हटाएंगे तो √2 का अंतर है। इन दोनों संख्याओं में कितने का अंतर है, √2 का अंतर है। ऑप्शन सी सवाल का आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा सवाल ये। आगे बढ़ते अगले सवाल पर। कह रहा है कि किसी कार्यालय में कार्य करने वाले सभी श्रमिकों की संख्या का औसत वेतन 8000 है। इनमें से 7 तकनीशियनों का औसत वेतन 12000 है तथा शेष श्रमिकों का औसत वेतन 6000 है। तो आप इसको एक्स से भी कर सकते हो, आप इसको एलिगेशन से भी कर सकते हो। ठीक है, मैं एलिगेशन से नहीं करूंगा, सॉरी एलिगेशन से करूंगा। सभी का औसत वेतन कितना है दोस्तों, 8000। तकनीशी यानी टेक्नीशियन का जो औसत है वो कितना है, 12000, और जो अन्य श्रमिक है उनका कितना है दोस्तों, 6000। ठीक है, तो क्या 3 0 से 3 0 काट दो, यहां पे काट दो, 6 में से 8, यहाँ पे 2 बचेगा, यहां पे 4 बचेगा, यानी 1:2। अगर टेक्नीशियन 1 है तो अन्य श्रमिक कितने हैं दोस्तों, 2। तो टेक्नीशियन यहां पे कितने हैं, 7, तो अन्य श्रमिक कितने आएंगे दोस्तों, 14। पूछा है कुल श्रमिक कितने आएंगे, तो 14 और 7 कितना, 21। तो टोटल श्रमिकों की संख्या कितनी आ जाएगी, 21 आ जाएगी। ठीक है, कुछ नहीं है सवाल में, दम ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कह रहा है कि किसी बक्से में 180 रुपए, 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में रखे हुए हैं। यदि जिनका अनुपात 2:3:4 के अनुपात में, यानी सिक्कों की संख्या का जो अनुपात है वो 2:3:4 के अनुपात में है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों सिक्के कौन कौन से हैं, 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे। इनका जो अनुपात है 2:3:4
4 दे रखा है। मैं इन सिक्कों से राशि बनाऊंगा दोस्तों। क्या बनाऊंगा? राशि। ध्यान से देखिए, अगर मेरे पास 1 रुपए के 2 सिक्के हैं तो मेरे पास रुपए कितने हो गए भाई? 2। भाई 1 रुपए का 1 रुपया तो 2 सिक्के हैं तो 2 रुपए हो जाएंगे। अच्छा, 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो कितने रुपए बनेंगे? 1.5 रुपया, क्योंकि 2 सिक्कों में 1 रुपया बन जाएगा। 25 पैसे के 4 सिक्के तो यहां से कितना रुपया? 1 रुपया। टोटल कितना बनेगा दोस्तों? 4.5 रुपए। 4.5 का मतलब है 2 3 4, 9/2। 9/2 रुपए बराबर है 180 के। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 9 दूनी 18, 40 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 रुपए के सिक्के हैं 80, 50 पैसे के सिक्के 120 और 25 पैसे के सिक्के 160। कोई भी पूछ ले आपसे, अब 50 पैसे के सिक्के कितने? 120। ये आंसर। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल भी बहुत आसान है। कह रहा है कि किसी कक्षा में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 है, यानी बॉय और गर्ल्स 4:1 में रहते हैं। या पढ़ते हैं, यदि लड़कों के 75% और लड़कियों के 70% को छात्रवृत्ति मिली तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली? तो जो सवाल में पूछा है उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे दोस्तों। क्या पूछा है? जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली। तो 75% लड़कों को अगर छात्रवृत्ति मिली तो दोस्तों कितनों को नहीं मिली? 25% को। 70% लड़कियों को अगर छात्रवृत्ति मिली तो कितनों को नहीं मिली? 30% को। टोटल क्लास में कितने हो जाएंगे विद्यार्थी? 5। भाई अगर बॉय 4 हैं, गर्ल्स 1 है, तो टोटल कितने? 5 हो जाएंगे, नहीं आएंगे? तो 4 के 25% को प्लस में 1 के 30% को नहीं मिली, तो 5 के कितने को नहीं मिली? मैं डायरेक्ट बता रहा हूं दोस्तों यहाँ पे। तो आएगा 100 प्लस में 30 बराबर 5x। x का मान निकालेंगे 130/5 आएगा। 5 दूनी 10 और 5 30, 26% विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिली। सिंपल आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, दूध और पानी के 40 लीटर के इस मिश्रण में पानी की मात्रा 10% है। ठीक है, डायरेक्ट समझा देता हूं बोल के। फिर क्या? 40 लीटर का मिश्रण दोस्तों, इसमें क्या है? दूध और पानी है। दूध है और पानी है। पानी कितना है दोस्तों? 10%। तो दूध कितना है दोस्तों? 90%। अब कह रहा है कि कितना पानी और मिलाया जाए। तो जब आप इसमें पानी मिलाएंगे तो नया मिश्रण होगा। ये क्या है? हमारे पास पुराना मिश्रण, और नया मिश्रण क्या मान लेते हैं? x। कह रहा है कि इस नए मिश्रण में दूध और पानी, कह रहा है कि पानी कितना हो जाना चाहिए? 20%। तो पानी अगर 20% है तो दूध कितना होगा दोस्तों? 80%। बात आ गई समझ में? केवल मैंने क्वेश्चन लिखा है यहां पे। कह रहा है कि 40 लीटर के मिश्रण में पानी 10% है तो दूध कितना रहा होगा? 90%। अब कह रहा है कि कितना पानी और मिलाएं। तो आपने जब पुराने मिश्रण में पानी मिलाया है तो मिश्रण की मात्रा बढ़ी होगी, तो हमने नया मिश्रण कितना मान लिया? x। अब उस नए मिश्रण में पानी कितना होना चाहिए? 20%। अगर इसमें पानी 20% है तो दूध कितना होगा? 80%। अब देखिए दोस्तों, यहां पे आपने मिलाया क्या है? पानी। तो जो चीज मिलाई है वो आपको छेड़नी तक नहीं है, जो चीज कांस्टेंट है उसको देखिए। भाई आपने मिलाया क्या है? पानी। तो दूध की मात्रा तो कांस्टेंट रही है, खाली उसका प्रतिशत चेंज हुआ है। यस और नो? अगर आप पानी मिला रहे हो तो जो चीज कांस्टेंट है उसकी मात्रा तो फिक्स है, चेंज किस में आया है? केवल प्रतिशत में। तो जब मिश्रण 40 लीटर था, दूध 90% था। अब मिश्रण x लीटर है तो दूध कितना है? 80 लीटर। रख दीजिए बराबर। तो जब 40 है तो 40 में दूध कितना था? 90। अब मिश्रण x लीटर है तो उसमें दूध कितना है? 80। x का मान निकाल दिए, 40 दूनी 80, 2 से कटेगा 45। तो x का मान कितना आएगा दोस्तों? 45 लीटर। पुराना मिश्रण कितना है? 40। नया कितना है? 45। कितना बढ़ा है दोस्तों? 5। तो पानी कितना मिलाया है आपने? 5 लीटर पानी ही तो मिलाया है इसमें। तो आंसर आ जाएगा पानी 5 लीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, जरा गौर फरमाइए। 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 24 दिन में 1500 यूनिटों का उत्पादन करते हैं। 18 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 1800 यूनिटों का उत्पादन कितने दिन में करेंगे? तो यहां पे डायरेक्ट सूत्र लगेगा M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। रख दीजिए बस। कह रहा है कि 30 व्यक्ति हैं,
6 घंटे काम करते हैं 24 दिन में, मैन डे आवर्स बटे वर्क, कितना काम करते हैं दोस्तों? 1500 यूनिट। कह रहा है कि दूसरे सवाल में 1800 यूनिट आपको बतानी है। कितने? 18 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करें तो कितने दिन का समय लगेगा, यह आपको निकालना है। रख दीजिए, D2 का मान निकालेंगे तो आएगा 30 गुणा में 6 गुणा में 24 गुणा में 1800 बटे आ जाएगा 1500 गुणा में 18 गुणा में 8। काट दीजिए, ठीक है, कैलकुलेट आप कर लेंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 18 से 18 कैंसिल, 8 तिया 24, 3 पंजे 15, 5 छंगा 30, तो D2 का मान आएगा 36 दिन। ठीक है दोस्तों, 36 दिन में कर देंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल भी समय कार्य से है। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, यानी कि ए प्लस बी मिलकर करते हैं किसी काम को 12 दिन में, बी और सी मिलकर करते हैं किसी काम को 15 दिन में, और सी प्लस ए मिलकर करते हैं उसी काम को 20 दिन में। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे दोस्तों? टोटल वर्क। टोटल वर्क के लिए क्या करते हैं? इन संख्याओं का एलसीएम। तो 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों? 60। अब क्या निकालेंगे दोस्तों? क्षमता। क्षमता कैसे निकलती है? टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। तो 60 काम ए और बी मिलकर 12 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम करते होंगे? 5। तो 5 इनकी क्या होगी? कैपेसिटी। इसी प्रकार बी और सी की 4 आ जाएगी, सी और ए की 3 आ जाएगी। तो मैं कह सकता हूं यहां पे आप जोड़ोगे इनको तो ये आएगा 2a प्लस बी प्लस सी बराबर होगी 12। तो मुझे बताइए a प्लस बी प्लस सी की कैपेसिटी कितनी आ गई? 6 आ गई। ठीक है, तीनों की जो कैपेसिटी है वो 6 आ चुकी है। सवाल में पूछा क्या है? अकेला बी उस काम को कितने दिन में करेगा। तो अकेला बी अगर उस काम को करेगा तो मुझे ए और सी की कैपेसिटी पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तीनों में से ए सी की कैपेसिटी में घटाऊंगा तो बचेगी किसकी? बी की। तो तीनों की कैपेसिटी 6 है और ए और सी की कैपेसिटी 3 है, तो बी की जो क्षमता है वो कितनी आ गई दोस्तों? 3। यानी बी एक दिन में 3 काम कर सकता है, तो 60 काम कितने दिन में करेगा? 20 दिन में करेगा दोस्तों। तो सवाल का आंसर क्या जाएगा? 20 दिन, ऑप्शन डी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चंस की ओर। और दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को इसी प्रकार की धमाकेदार वीडियोज के लिए, और कमेंट करके आपको डेफिनेटली बताना है कि आपने कितना यहां पे स्कोर किया 15 में से। और 15वां सवाल है दोस्तों 2/3, 3/5, 8/11 और 11/17, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, यानी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो मैं क्या करूंगा? दो को कंपेयर करूंगा। सबसे पहले 2/3 और 3/5 ले लिया, क्रॉस मल्टीपल। ये आएगा 5 दूनी 10, ये आएगा 3 तिया 9। कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। ये आपका आंसर नहीं हो सकता। अब 2/3 को मैं कंपेयर करूंगा 8/11 से। 11 दूनी 22, 3 अंठे 24, तो ये क्या होगी? छोटी। अब मैं इसको लेकर चलूंगा, 8/11 है और 11/17 है, तो 17 अंठे 156, 8 136 आएगा, इधर 11 है 121 आएगा। कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है, तो यही संख्या क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं करना था, कंपेयर करना था। ठीक है, तो ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। तो जरा कमेंट करके बताइए कि आपने कितना स्कोर यहां पे अर्जित किया है, 15 में से कितना आपने स्कोर यहां पे किया है दोस्तों, और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।